ओबीसी आरक्षण के पेंच में फंसे उत्तराखंड निकाय चुनाव, राजभवन में पेंडिंग है आरक्षण बिल की फाइल, इस हफ्ते मंजूरी मिलने की उम्मीद। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू, नई वेबसाइट भी लॉन्च, 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। मस्जिद विभाग के बीच एसपी अमित श्रीवास्तव का तबादला, 3 माह का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके, स्थानांतरण पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जताया हर्ष। पुलिस ने रोकी गैंगवार, 2 गैंग के 6 सदस्य असलाह समेत गिरफ्तार, वर्चस्व को लेकर चल रहा था मनमुटाव। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से 27 मार्च तक 8 ट्रेनें होंगी निरस्त, अलग अलग तिथियों में निरस्त होंगी ट्रेनें, फॉग सेफ डिवाइस लगाने की भी तैयारी शुरू। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी नई सड़क, पर्यटन के खुलेंगे द्वार, नाम होगा जनरल स्टाफ रोड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ और बात करेंगे अब खबरों की और शुरुआत करते हैं दून अस्पताल में आयुष्मान योजना में आ रही अड़चनें जल्द दूर होंगी। दरअसल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि SHA की टीम दून अस्पताल पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठकर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता की। SHA की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताया गया। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई। इसके तहत अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लगाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कर्मियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि दून अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले करीब 2000 मरीजों की फाइलें SHA ने अधूरी जानकारी का हवाला देते हुए लौटा दी थी। की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा रोजाना घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़ा उठाना का शुल्क नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला समूहों से उन भवन स्वामियों की सूची मांगी है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठान के सामान्य शुल्क को देने में आनाकानी कर रहे हैं, वहां पर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह शुल्क देने के लिए नहीं मानते तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। महिलाओं के द्वारा उसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा अभद्रता की जा रही है। ऐसी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी हमारे द्वारा उसमें अपनी टीम्स को भेजकर समझाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये स्थिति जारी रहेगी तो ऐसे हाउस होल्ड्स पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, LT शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर
पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी में से आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर आमजन से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पौड़ी पुलिस ने किया पर्दाफाश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी के कुशल निर्देशन में एक के बाद एक कई साइबर ठग पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। गीता भवन के प्रबंधक गौतम कुमार द्वारा थाना लक्ष्मण झूला में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गीता भवन की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। इस शिकायत पर थाना लक्ष्मण झूला पर तत्काल मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथी फेमस आश्रमों की फेक वेबसाइट बनाते हैं तथा ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर लोगों से पैसे जमा करवाकर ऑनलाइन ठगी करते हैं। इससे हमें कम समय में अधिक पैसे मिल जाते हैं। हमारे द्वारा प्रयुक्त किए गए बैंक खाते व मोबाइल नंबर भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए हैं। साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग के द्वारा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जो आश्रम हैं उनमें बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं और इन वेबसाइट्स पर फेक बुकिंग के नाम पर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि एक गैंग है जो कि भरतपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है, जो कि फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। इसमें गैंग के मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की की कोतवाली लक्सर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि आरोपी फाइनेंस कर्मी और गैस सप्लायर से लूट की घटनाओं में शामिल थे। कोतवाली रुड़की में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने बताया कि बीते 21 नवंबर को प्रतापपुर रायसी क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी के साथ तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 13 नवंबर को गैस सप्लायर से ढडेकी गांव के पास 24,000 की नकदी लूट व 23 नवंबर को ग्राम चिड़ियापुर के पास गैस सप्लायर से लूट की घटना मामलों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व एक जो सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उनकी घर में चोरी हुई थी, जिसमें उनका रिवॉल्वर भी चोरी हुआ था और उसमें जो जिंदा राउंड थे वो भी चोरी गए थे। पुलिस ने, क्योंकि ये मामला शस्त्र चोरी के साथ अन्य चोरी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये ऐसा शस्त्र किसी और के हाथ में गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और जो मुख्य अभियुक्त हैं वो उनको 2 लोगों को इसमें पकड़ा है। उनसे असलहा की बरामदगी भी हुई है और साथ में चोरी किया गया सारा माल बरामद हुआ है। इसी के साथ ही कलियर क्षेत्र में पूर्व में एक चोरी जो इनके द्वारा की गई थी उसका भी खुलासा किया गया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की की कोतवाली गंगनहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की लाइसेंसी रिवॉल्वर, 10 जिंदा कारतूस सहित लाखों रुपए की ज्वेलरी बरामद करी है। कोतवाली रुड़की में खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि 21 नवंबर को गंगनहार कोतवाली क्षेत्र के आर्य विहार गणेशपुर में शादी समारोह में गए सुरक्षाकर्मी के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया, जिसको लेकर लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें रामनगर की, तो रामनगर में नशा एक अभिशाप के रूप में जहर बनकर युवाओं को इसमें धकेलने का काम कर रहा है। नशे से होने वाले नुकसान को लेकर तथा इसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक
पिरुमदार स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल द्वारा गुरु आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई जहर से जिंदगी तक शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई, जिसका शुभारंभ कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने करते हुए स्कूल प्रशासन की जमकर प्रशंसा करने के साथ ही इस फिल्म में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले सभी स्कूली बच्चों को बधाई दी। To Mr. Arun for a talented bunch of students who have mixed their creativity and passion into the social awareness. To further take this appreciation, now हेल टू हेवन एक मूवी बनाई है जहर से ज़िंदगी की ओर, जो नशे के दुष्प्रभाव और उसको कैसे रोकथाम करना है, कैसे जागरूकता फैलानी है, इस पर आधारित है। बहुत बड़ी अच्छी फिल्म है और स्कूल के बच्चों ने इसमें अभिनय किया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई है और मेरा लोगों से अपील है इसे ज़रूर देखें और तथा समाज में बढ़ते नशे के प्रभाव को जो भी अपना सहयोग है और इसमें जागरूकता और सहयोग दोनों दें। देखिए, समाज को नशा मुक्त करने के लिए हमारा एक पहल की गई है, जो कि ग्रेट मिशन फिल्म्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उसके तहत हमारे डायरेक्टर माननीय डॉक्टर प्रसून श्रीवास्तव जी का इसमें सहयोग रहा है। स्क्रिप्ट उनके द्वारा लिखी गई थी, तो हमने नशा मुक्ति को लेके एक मूवी बनाई है, जो कि बढ़ते हुए बच्चे छात्र छात्राएँ आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए वो उससे थोड़ा डरे भी, उससे समझे भी कि नशा क्या है। फ़न के लिए थोड़ा बहुत करते करते वो आदत बन जाती है और बाद में आपको मौत का भी सामना करना पड़ सकता है और परिवार भी परेशान होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में फूल चौड़ा स्थित कांता बैंक्वेट हॉल के बाहर शादी समारोह से लौट रहे 3 युवकों पर ITI गैंग के सदस्यों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना 25 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे की है। पीड़ितों में शैलेंद्र बिष्ट, करण बिष्ट और उनके साथी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शैलेंद्र बिष्ट को ITI गैंग के करण नेगी, योगेश कार्की, मनोज नेगी, बादल नेगी, रोहित कार्की और उनके अन्य साथियों ने घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब शैलेंद्र के साथियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें भी कड़े और पत्थरों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ितों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया और शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस तरह का मामला संज्ञान में तो आया है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत हमें मिली नहीं है और पुलिस इस पर निसंदेह कार्रवाई करेगी जैसी शिकायत मिलती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने निकायों को प्रशासकों के हवाले करने के बाद अब पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी गई हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में भी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उप जिलाधिकारी देखेंगे। बता दें कि हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार पंचायतों में अभी तक OBC आरक्षण तय नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से पंचायतों में प्रशासक तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत से पहले प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल गई है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत करते हुए छात्र संघ सहकारिता और अब पंचायत चुनाव को टालते हुए प्रदेश की पंचायतों में भी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उप जिला अधिकारी देखेंगे। बता दें कि हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार पंचायतों में अभी तक OBC आरक्षण तय नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से पंचायतों में प्रशासक तैनात किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को हिटलर शाही फैसला करार दिया है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से पूरे प्रदेश भर के संगठन के तमाम जिलाध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, विधायकगणों से इस बारे में राय मांग ली गई है। शीघ्र हम अन्य एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं
और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो कभी भी और किसी टाइम भी किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जब केदारनाथ की सीट रिक्त हुई थी तो अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी, और हमारे क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो बहुत लगन के साथ काम करता है, जो बड़ी कर्मठता के साथ काम करता है, जो अनुशासित होकर काम करता है, बूथ स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपनी अहम भूमिका निभाता है, तभी हम उसे देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। प्रदेश सरकार ने कल शाम को आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस प्रकार जिस रूप में वहाँ काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। उनकी अपील सरकार के पास पेंडिंग थी। तो एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बनाकर दे। होगा पहले नगर निकाय चुनाव लगातार इन्होंने पीछे डाले, उसके बाद कहीं ना कहीं माननीय हाईकोर्ट ने भी उसके बाद आदेश दिए कि चुनाव टाइम से करवाए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आपने देखा है कि किस प्रकार से निकाय चुनाव जो है वो अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और उसी प्रकार से जो पंचायती चुनाव थे उसको भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जनता के प्रति, इस राज्य के प्रति जो कार्य करने की उदासीनता है, ये स्पष्ट रूप से दिखती है। आपको बता दें कि पंचायत से पहले प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद अब तक करीब 1 साल बाद भी निकायों में प्रशासक तैनात है और निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरकार जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों की 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग जायज थी, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में पंचायतों में विकास कार्य ठप रहे। इस दौरान चुने गए प्रतिनिधियों को अपनी ग्राम सभाओं में विकास कार्य करने का मौका नहीं मिला। ऐसे यदि वह कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे तो वह गलत नहीं था। प्रचंड बहुमत की सरकार है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा कार्यकाल जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को दिया है। उसके बाद भी आप देखिए निकायों के चुनाव साल भर से टाले जा रहे हैं। 3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठा हल्फनामा चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने दाखिल किया। सहकारिता के चुनाव साल भर से लगातार टाले जा रहे हैं। घोषणा होने के बाद जो है चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार चुनाव से कितनी डरी हुई है, क्योंकि विकास कहीं नहीं हो रहा है। वो न पंचायतों में हो रहा है, न निकायों में हो रहा है। सहकारिता में भी पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है और सरकार जनाक्रोश के भय से नहीं। देखिए भाई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पंचायत हो निकाय हो, उनका चुनाव जरूरी है और 5 साल में चुनाव होते हैं और इसी तरह से पंचायत चुनाव भी चुनाव होंगे। देखिए नगर निकायों में तो थोड़ा आरक्षण का मामला था, क्योंकि आरक्षण की नई समीक्षा हुई है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव जो है जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल चुकी है, जिसके चलते सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार चुनाव कराने से पीछे हट रही है। आखिर क्यों सरकार जनप्रतिनिधियों से ज्यादा प्रशासकों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को एक साथ कराने जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। धर्म और आध्यात्म की धरा ऋषिकेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर विकसित कर पार्किंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही जनभावना के अनुरूप निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने का
काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भूमि की उपलब्धता के साथ ही निर्माण शुरू कराए जाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में ऋषिकेश पहले से देश दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है। आध्यात्मिकता के साथ अब ये इलाका स्वच्छ वातावरण व योग में रुचि रखने वालों के आकर्षण का केंद्र भी बना है। यही कारण है कि कुछ दशकों से यहाँ यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे वाहनों की अनियमित आवाजाही से जहाँ यातायात प्रभावित होता है, वहीं हादसों में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि पर्यटक स्थानीय बाशिंदों की आय का जरिया बनते हैं, लेकिन सड़क हादसों से लोग काफी विचलित रहते हैं। देखा जाता है कि बाहर से पर्यटकों को लेकर आने वाले वाहनों के चालक इधर उधर गाड़ियां पार्क कर देते हैं। इसी तरह पर्यटकों को स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने वाले वाहन चालक भी गाड़ियां पार्क करने को लेकर परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार वाहनों की बेतरतीब पार्किंग हादसों की वजह बन जाती है। इसीलिए जन आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर व बाहर से आने वाले पर्यटकों के वाहनों के लिए सुरक्षित वाहन पार्किंग निर्माण की मांग की जाती रही है। ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहे हैं इसको लेकर कुछ? ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर की ये सब व्यवस्थाएं। जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करेंगे। निश्चित तौर से इस पहाड़ी पर्यटन स्थल में सुरक्षित पार्किंग का निर्माण का रास्ता साफ होना चाहिए। ऋषिकेश में न सिर्फ सनातनी देशी पर्यटक पहुंचते हैं, बल्कि देश की राजधानी से करीब होने के नाते सनातन को महसूस कराने के इरादे से बहुतायत विदेशी पर्यटक भी पहुंचते रहते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर पार्किंग सुविधा विकसित होने से पर्यटक उत्तराखंड की बेहतर छवि के साथ वापसी कर सकेंगे। के न्यूज के लिए ऋषिकेश से बसंत कश्यप की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।